गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग भाई। चलो एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं दिख रहा हूं, नोट्स आपको दिख रहे हैं, सब कुछ क्लियर है क्या? प्रियंका ने लिख दिया, पवार ने, बहुत बढ़िया। धनुष ने, रेशमा ने, राघवेंद्र ने, दिव्यानी ने, अनीता ने, रविता ने। रविता देखो, बहुत ज्यादा ये टाइमिंग, ये बहुत सुटेबल टाइम है, अभी इससे ज्यादा अपन नहीं कर सकते। 9 बजे का टाइम लगभग सब फ्री हो जाते हैं। इसने यहाँ राकेश, हरिओम, कमल, मुन्ना, सभी लोगों ने कह दिया है क्लियर, तो अपन क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलो 5-6 मैसेज देखता हूं मैं, और इतने बाद अपन क्लास को कंटिन्यू कर देते हैं। परफेक्ट टाइम है, धनुष ने भी कहा, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो टाइमिंग, भाई हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कर सकें, लेकिन हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करना पॉसिबल है ही नहीं। इतने करीब 300 स्टूडेंट हो चुके हैं अभी तक, तो हर एक स्टूडेंट के लिए अगर अपन सेपरेट टाइम रखें तो वो पॉसिबल नहीं है भाई। कुछ लिमिटेशन हमारे साथ भी हैं। जैसे अभी आप लोगों के टाइम मैनेज करने के चक्कर में मैं अभी डे की ड्यूटी कर रहा हूँ, पहले नाइट की ड्यूटी करता था, तो मतलब काफी कुछ हम लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है। चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। मॉर्निंग में हमने हेमेटोलॉजी हमारी चल रही थी, और मॉर्निंग में हमने हीमोपोएसिस चैप्टर को कवर किया है। हेमेटोलॉजी के 2 चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। हेमेटोलॉजी में सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हीमोग्लोबिन। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। सुबह मॉर्निंग में जो क्लास अपन ने रखी थी हीमोपोएसिस पे, मैंने उससे मैं कहा था भाई उसको आप छोड़ भी दोगे तो चल सकता है, कई बार उससे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अभी तक अपन 7-8 साल के पेपर उठाकर देखें, 7-8 साल के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ही आए हैं हीमोपोएसिस से। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है, कोई भी एग्जाम कोई भी हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब इस चैप्टर का हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, और दोनों तरह की ही चीजें हैं इसमें। आपको कॉन्सेप्ट भी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें थोड़े से मेमोरेबल पॉइंट भी हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। दोनों ही चीजों को अपन कवर करते हुए चलते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन। एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपन कवर करेंगे, ठीक है। चलो 30 मिनट, दीपक 30 मिनट पहले पॉसिबल नहीं रहता नोटिफिकेशन भेजना। यहाँ पर जैसी क्लास बनती है, आप तो रात को 9 बजे जाया करो और मॉर्निंग में 6 बजे जाया करो। एक हफ्ते तक अपन 1 मिनट का भी यहाँ पर टाइम का कोई शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे, अपना यही रहेगा, रात को 9 बजे और सुबह 6 बजे। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को सबसे पहले अपन इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है भाई। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और अगर हीमोग्लोबिन को आरबीसी से बाहर निकाल दें तो आरबीसी एक खाली डब्बे के रूप में हो जाएगी, खाली डब्बा बन जाएगा आरबीसी। क्यों? क्योंकि आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमने पढ़ा है भाई, आरबीसी का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को यहां से वहां तक ले जाने का काम जो होता है वो आरबीसी का होता है। लेकिन एक्चुअली में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम जो होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन के थ्रू ही आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो अपन ये कह सकते हैं, अगर किसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो खाली डब्बा है ना। तो उसका मेन कंटेंट जो है वो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो आरबीसी के लिए, आरबीसी में सबसे मेन चीज है, ठीक है। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको इमेज के थ्रू दिख रहा है। इमेज में जरा आप ध्यान देते हुए चले। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। स्ट्रक्चर में इसकी टोटल 4 चेन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन जब अपन ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी तो अपन ने पढ़ा था भाई, प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन हो, चाहे वो कोई कैरियर प्रोटीन हो, चाहे वो कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो, हर तरह के प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये भी प्रोटीन का बना हुआ है। तो प्रोटीन में कैसा होगा, ये चेन होगी, अमीनो एसिड की चेन होगी, और ये अमीनो एसिड की जो चेन होती है इनमें ये टोटल 4 चेन प्रेजेंट होती है। ये भी अपन ने बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा डिस्कस किया था। जब अपन प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो अपन ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर के आधार पर 4 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी। क्वाटनरी में अपन ने क्या पढ़ा था, अगर प्रोटीन की चेन
3D डायमेंशन में चले और 2-3 चेन अगर आपस में जुड़ जाएं तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। और हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्यों क्या रीजन है भाई हमने इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्यों बोला? क्योंकि इसमें टोटल 4 चेन प्रेजेंट होती है प्रोटीन की, और ये जो चारों चेन होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, 4 चेन जो प्रेजेंट होती है इसमें 2 जो होती हैं वो अल्फा चेन होती है, अल्फा चेन, और 2 चेन जो होती हैं वो बीटा चेन होती हैं। अब ये अल्फा और बीटा इसका मतलब क्या है? अल्फा और बीटा जो शब्द हैं वो एक्चुअली दोनों चेन में जो डिफरेंट है उसके आधार पे उनके नाम रख दिए। इनके कोई अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है कि अल्फा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब क्या है ना। एक टाइप की जो चेन होगी उसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं, दूसरे टाइप की जो चेन होगी उसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं। तो दोनों चेन में जो डिफरेंट है ना, तो उनके आधार पर उनके नाम रख दिए, एक का नाम अल्फा रख दिया, दूसरा का नाम बीटा रख दिया। तो अपन ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में 2 तरह की चेन प्रेजेंट होती हैं, एक अल्फा चेन, दूसरी बीटा चेन, और टोटल 4 चेन होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो चेन होंगी वो अल्फा होंगी और 2 जो चेन होती हैं वो बीटा चेन होती हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हो तो इमेज में किसी भी 2 चेन को आप अल्फा मान लो, किसी भी 2 चेन को आप बीटा चेन मान लो। ठीक है, इसके साथ में 4 चेन के अलावा इसके बीच बीच में हीम आयरन का एक मॉलिक्यूल जुड़ा होता है हर एक चेन के साथ। हर चेन के साथ एक आयरन का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, हीम का एक मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। ठीक है, जब अपन प्रोटीन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन के साथ अगर कोई मॉलिक्यूल जुड़ा है तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो प्रोटीन में ये जो आयरन जुड़ा हुआ है, हीम का जो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, उसको हम इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप मानते हैं, है ना। तो एक प्रोटीन की चेन में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा है हीम, मतलब अगर अपन हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें टोटल 2 चीजें हो रही हैं और इन 2 चीजों को ही जोड़कर हीमोग्लोबिन बनाया गया। इसका नाम देखें आप, इसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन को अगर आप 2 पार्ट में तोड़ोगे तो पहला आएगा हीम और दूसरा जाएगा ग्लोबिन। मतलब इसमें हीमोग्लोबिन में 2 चीज प्रेजेंट है, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होती है वो प्रोटीन की चेन होती है और हीम जो होता है वो उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। मतलब किसी भी प्रोटीन की चेन में कोई अलग मॉलिक्यूल जब जुड़ता है तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो हीम जो यहाँ पर है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जबकि ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन की चेन है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। तो इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाते हैं, जिसमें 2 अलग अलग जब प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जुड़ा है ना चेन के साथ साथ, तो इसको अपन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। इसमें अपना हीम प्रोस्थेटिक हो जाएगा और ग्लोबिन जो होगा वो प्रोटीन पार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से इसके डिटेल में चलते हुए चलते हैं अपन। ग्लोबिन जो होती है उसमें डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर की 4 चेन प्रेजेंट होती है। अभी अपन ने देखा भाई ग्लोबिन की टोटल 4 चेन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में, और ये जो चारों चेन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की है, चारों आपस में जुड़ गई हैं, तो हमने इसको एक साथ फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल दिया। इसमें अल्फा चेन जो होती है इसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं, जबकि बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या कहा भाई, चेन में अलग अलग टाइप की चेन है तो उनके सिर्फ नाम रख दिए अल्फा और बीटा। तो अल्फा वाली जो चेन है उसमें 141 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, जबकि बीटा वाली जो चेन है उसमें 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब इससे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकलते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। आप कैसे याद कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 अपन एक एक पॉइंट को लेते हुए चलते हैं। एक सिंगल आरबीसी में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो 280 मिलियंस प्रेजेंट होते हैं। देखो एक बड़ी खास बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। एक आरबीसी जिसका साइज है 7.5 माइक्रोमीटर, कितनी छोटी आरबीसी जो हमें आंखों से दिखती भी नहीं है, देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उतनी छोटी आरबीसी में हीमोग्लोबिन जब प्रेजेंट होता है आपको देखने में लगेगा कि 4 चेन है, मतलब एक आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आरबीसी के अंदर, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो मॉलिक्यूल हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 4 चेन प्रेजेंट होती हैं, 4 उसमें हीम के प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़े हुए हैं,
ये जो स्ट्रक्चर आप देखा अभी थोड़ी देर पहले आपने, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल होता है ये एक आरबीसी में 280 मिलियन प्रेजेंट होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। और हीमोग्लोबिन का जो ये मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 64,458, इंग्लिश में 64,458 डेल्टन। डेल्टन एक ऐसी यूनिट है जो बहुत छोटे से छोटे जब चीजें होती हैं उनको नापने के लिए, तौलने के लिए यूज की जाती है। अपन ने जब प्रोटीन पढ़ा था तो उसमें भी अपन ने डेल्टन शब्द पढ़ा था। डेल्टन है ना, कहीं कहीं कुछ बुक में इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 66,000 भी है, 66,000 भी है। तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली बुक में डिफरेंट है। लेकिन अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करते हैं तो विकिपीडिया में, गूगल में जो वैल्यू दी है वो हमारी 64,458 है, मतलब 64,458 डेल्टन जो होती है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। कुछ बुकों में जैसे गॉडकारोची पढ़ते हैं आप तो वहां पर 66,000 है। तो आप दोनों ही वैल्यू को अपने दिमाग में बिठा के चलें। एग्जाम में अगर ये वैल्यू दी है 64,458 तो ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, विकिपीडिया का मैं हमेशा क्यों रेफरेंस में देता हूं, क्योंकि विकिपीडिया ने कौन सा कंटेंट कहां से लिया है उनके पास उसका रेफरेंस वो चीज होती है कि भाई हमने यहां से इस चीज को उठाया है। ठीक है, तो अपन सबसे अच्छा रेफरेंस जो होता है वो विकिपीडिया को ही मानते हैं। क्योंकि बुक में कोई सी भी बुक, कितनी भी अच्छी आप बुक परचेज करोगे उसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिस्टेक आपको जरूर मिलेंगी। और मेडिकल फील्ड तो एक ऐसी फील्ड है, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक पर्सन पूरी मेडिकल फील्ड का नॉलेज ले ले, है ना, तो कुछ ना कुछ उससे मिस्टेक होती ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आरबीसी में 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को लेके चल रहा हूं मैं। एक ही आरबीसी में हीमोग्लोबिन का जो टोटल अमाउंट होता है वो 29 पिकोग्राम होता है। बड़ी अच्छी बात है, 29 पिकोग्राम। टोटल मॉलिक्यूल कितने थे अभी अपन ने पढ़े, 280 मिलियन। और ये 280 मिलियन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अगर अपन वजन निकालें, टोटल वजन निकालें, टोटल वजन कैसे निकालेंगे अपन, एक जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 280 मिलियन से। बड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा ये, तो उतने लंबे कैलकुलेशन में अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन तो एक वैल्यू याद रखना है अपन को कि एक ही आरबीसी में हीमोग्लोबिन का जो टोटल अमाउंट होता है वो हमारा होता है 29 पिकोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन जब हम कल की क्लास पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा, आरबीसी हर दिन बनती हैं, हर दिन टूटती हैं। और जब हर दिन टूटेंगी मतलब हीमोग्लोबिन भी हर दिन टूटेगा, हर दिन बनेगा। तो कितना बनता है, कितना टूटता है डेली की डेली, वो आपको मालूम होना चाहिए। हर दिन हीमोग्लोबिन जो टूटता है, बनता है, वो उसकी जो वैल्यू है वो है 6.25 ग्राम। सारी जो वैल्यू अपन पढ़ रहे हैं, सारे जो पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब हीमोग्लोबिन टूटता है, जब आरबीसी टूटती है, तो आरबीसी टूटने, वैसे तो अपने स्प्लीन में टूटती है आरबीसी, है ना, और हीमोग्लोबिन टूटता है तो कई बार, ज्यादातर केसों में क्या होगा, हीमोग्लोबिन का जितना भी कंटेंट होगा वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। आयरन अलग हो जाएगी, ग्लोबिन की चेन अलग हो जाएगी, है ना, पोरफायरिन रिंग उससे फिर बनेगी। लेकिन कई बार फिर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल पूरा का पूरा आरबीसी से बाहर आ जाता है और फिर वो प्लाज्मा में सर्कुलेट करना लगता है। तो प्लाज्मा में एक बहुत छोटा अमाउंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन का सर्कुलेट करता है। कितना अमाउंट सर्कुलेट करता है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो होता है 3 मिलीग्राम परसेंट। हमारे ब्लड में प्लाज्मा में कुछ परसेंटेज में कितने, 3 मिलीग्राम परसेंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन सर्कुलेट करता रहता है। लेकिन ये वैल्यू इतनी कम है कि वो वैल्यू में हमको हीमोग्लोबिन दिखता नहीं, या फिर उसकी वजह से प्लाज्मा हमको रेडिश नहीं दिखता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट पे चलते हैं अपन, पढ़ते हुए चलते हैं। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो होता है 3.4 नैनोग्राम। नैनो जो होती है वो वेट की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी। देखो, अपन जब वेट के बारे में पढ़ते हैं, हमारा ग्राम
एक बड़ा यूनिट है, जैसे किलोग्राम, जैसे अपन सब्जी वगैरह वेजिटेबल लेते हैं तो वो किलोग्राम में आती है ना, फिर उससे छोटी यूनिट ग्राम, ग्राम से भी फिर छोटी हमारी माइक्रोग्राम, और माइक्रोग्राम से भी फिर छोटी एक यूनिट होती है नैनोग्राम। तो नैनोग्राम जो होती है वो वेट की सबसे छोटी यूनिट है। और इस तरह के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, उनको अपन माइक्रोग्राम, नैनोग्राम या फिर डेल्टॉन में नापते हैं। डेल्टॉन फिर सबसे और ज्यादा बिल्कुल बारीक हो जाएगी। नैनो डेल्टॉन जो होता है वो नापने का या तौलने का किसी तरह से तौल नहीं सकते, वो तो फिर साइंटिफिक कुछ कैलकुलेशन होते हैं, उनके थ्रू डेल्टॉन निकालते हैं। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा 3.4 नैनोग्राम। जितनी भी वैल्यू है अपन समझते हुए भले ही चल रहे हैं, लेकिन ये आपको याद ही करना पड़ेगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइंड होता है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को कंबाइंड करता है। हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है के साथ कंबाइंड होना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा, है ना। आरबीसी का मेन काम यही है। ये आरबीसी जो होती है वो ऑक्सीजन को एक जगह से ले जाकर, हमारे लंग्स जो है वहां से ले जाकर ये सारे बॉडी के टिश्यू तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच होता है। कितना अटैच होता है भाई? 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो 1.3 ml ऑक्सीजन को अपने से जोड़ देता है। और अगर अपन 1 लीटर ब्लड की बात करें, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml को कैरी कर रहा है। और अगर अपन 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर जो होता है वो 200 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, 1 लीटर ब्लड जो होगा वो 200 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा। जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप लोगों के मैं मैसेज देख लेता हूं, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने जब तक पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे मैसेज कर दिए। अभी अपन ने जो पढ़ा इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करें, तो अपन थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी भी है। उसके बाद में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, दीपक ने लिखा इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर तो किसी भी टॉपिक को नहीं करना दीपक। मैं तो सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट, मैं तो पहले ही आपको बताता हूँ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है। इग्नोर का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना तो सभी है ना। चलो, मोबिल के बैलेंस के जैसा काम है एचपी का। पोरफायरिन मतलब 2 मॉलिक्यूल होते हैं। कृष्णा ने लिखा है गामा और लैम्डा में कितने अमीनो एसिड होते हैं। पढ़ने वाले हैं कृष्णा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रख लो आप। ठीक है, बुक में 3.4 मिलीग्राम लिखा है। किसका लिखा है भाई? मिलीग्राम आयरन का। एक बार चेक कर लेंगे, वैसे नहीं होना चाहिए 3.4 मिलीग्राम। 6 लीटर जो होगा वो 1200 ml। बहुत बढ़िया हरविंदर, चलो कंटिन्यू करें आगे। बहुत बढ़िया, किसी को और डाउट नहीं है? चलो आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हीमोग्लोबिन का अपन ने स्ट्रक्चर देखा। हीमोग्लोबिन का ये जो हीमोग्लोबिन बनता है वो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, और इसकी जो ग्लोबिन चेन होती है वो राइबोसोम के थ्रू बनती है। राइबोसोम के थ्रू बनेगी, मतलब ये न्यूक्लियस में बनेगी। हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं वो न्यूक्लियस के थ्रू ही बनते हैं। अपन ने शुरुआत में पढ़े थे भाई, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। तो राइबोसोम के थ्रू वो प्रोटीन को बनाता है। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, मतलब ये जो ग्लोबिन चेन है वो राइबोसोम के थ्रू न्यूक्लियस से बनेगी, जबकि हीम पार्ट जो होता है वो इसका माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अगर हीम पार्ट इसका अच्छे से नहीं बन पाता तो इसको हम एक मेडिकल टर्म यूज करते हैं इसके लिए, पोरफायरिया। पोरफायरिया का मतलब ये होता है कि पोरफायरिन की रिंग अच्छे से नहीं बन पा रही है, तो उसको हम कहते हैं पोरफायरिया। ठीक है, मेडिकल टर्म है, नॉलेज होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन ने देखा स्ट्रक्चर की हीमोग्लोबिन कैसा होता है। इसमें 2 अल्फा की चेन होती हैं और 2 बीटा की चेन होती हैं। लेकिन क्या इनके अलावा भी इनके कोई वेरिएशन हो सकते हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के?
भाई अपन ने एक चीज डिस्कस की कि ये जो अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा ये तो उनके अमीनो एसिड, ग्लोबिन में जो अमीनो एसिड जितनी संख्या में है उस आधार पे अपन ने उनके नाम रख दिए। अगर 141 अमीनो एसिड है तो उसका नाम अपन ने अल्फा रख दिया, 146 है तो उसका नाम अपन ने बीटा रख दिया। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि अमीनो एसिड कभी जुड़ जाए, कभी घट जाए, कम हो जाए, है ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है और उसके आधार पर हीमोग्लोबिन के जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से भी हीमोग्लोबिन बन सकते हैं, तो उनको अपन उनका हीमोग्लोबिन का वेरिएंट बोलते हैं। और अगर अपन हीमोग्लोबिन वेरिएंट की बात करें तो टोटल 6 तरह के हीमोग्लोबिन के वेरिएंट प्रेजेंट होते हैं। या अपनी भाषा में या नॉर्मल भाषा में अपन कहें तो ये कह सकते हैं कि नॉर्मली अपन देखें तो हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। 6 तरह के हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे। भाई कौन कौन से 6 तरह के होते हैं? पहला होता है HB गोअर 1, दूसरा होता है HB गोअर 2, तीसरा होता है HB पोर्टलैंड, चौथा होता है HBF, पांचवा होता है HbA2 और छठवा होता है HbA1। ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं ये एज के अकॉर्डिंग है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, फीटस जब होता है, तो उस टाइम पर जो हीमोग्लोबिन बनता है वो गोअर 1 बनता है। धीरे धीरे और फीटस की एज बढ़ेगी तो गोअर 2 बनने लगेगा, फिर पोर्टलैंड बनने लगेगा। मतलब HB गोअर 1, गोअर 2 और पोर्टलैंड ये फीटस के हीमोग्लोबिन है जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद में भी, बर्थ के बाद में भी HB गोअर 1, गोअर 2 पोर्टलैंड बन सकते हैं। और जब बच्चा के बर्थ होता है तो उसके बाद फीटस हीमोग्लोबिन जो होता है वो HbF होता है। लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है, बर्थ के बाद में हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन बनने लगते हैं। तो एडल्ट हीमोग्लोबिन फिर दो तरह से हो सकते हैं, HbA2 और HbA1। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जो अपन पढ़ते जा रहे हैं 6 तरह के हीमोग्लोबिन, ये 6 तरह के जो हीमोग्लोबिन है वो एज के अकॉर्डिंग है ना। जो फीटस में जो थे वो गोअर 1, गोअर 2 पोर्टलैंड थे। HbF भी फीटस के अंदर प्रेजेंट होता है। एडल्ट के जो हीमोग्लोबिन है वो A2 और A1 है। अब इनमें अंतर क्या है? अंतर अपन देखते हैं भाई। HB गोअर 1 जो होता है उसमें ग्लोबिन की जो चेन होती है जेटा होती है और एप्सिलिन होती है। 2 चेन जो होंगी वो जेटा होंगी और 2 चेन जो होंगी वो एप्सिलिन की होंगी। अब ये जेटा एप्सिलिन इसका मतलब क्या है? थोड़ी देर पहले जब अपन नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा अगर 141 अमीनो एसिड है तो उसको अपन ने अल्फा नाम दे दिया, अगर 146 है तो उसका नाम अपन ने बीटा दे दिया, है ना। इसी तरह से अलग अलग अगर संख्या है तो उसके आधार पर फिर उनके और नाम है, उन पे आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ। बस इतना समझ लो कि अल्फा और बीटा के अलावा हमारी चेन कुछ इस तरह से भी हो सकती है, जेटा भी हो सकती है, एप्सिलिन भी हो सकती है, डेल्टा भी हो सकती है और गामा भी हो सकती है। 4 और अलग टाइप की भी हो सकती है। किसी में अमीनो एसिड कम होंगे, किसी में अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं। ज्यादातर मामलों में अमीनो एसिड कम ही होते हैं, है ना। अब कितने होते हैं उस पर अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो गोअर 1 में जो चेन होती है वो 2 जेटा की चेन होती है और 2 एप्सिलिन की चेन होंगी। मतलब चेन तो वो प्रोटीन की ही होंगी लेकिन उनमें अमीनो एसिड की संख्या कम होगी। अमीनो एसिड उनमें 141 नहीं होंगे बल्कि उनसे कम होते हैं, ठीक है। गोअर 2 जो होता है उसमें 2 तो अल्फा की चेन होती है लेकिन 2 चेन जो होती है वो एप्सिलिन की होती है। और पोर्टलैंड जो होता है इसमें 2 जो चेन होती हैं वो जेटा की होती हैं, 2 जो चेन होती हैं वो गामा की होती हैं। HbF में 2 चेन अल्फा की होती हैं, 2 चेन गामा की होती हैं। HbA2 में 2 चेन अल्फा की होती हैं और 2 चेन डेल्टा की होती हैं। और नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन जो एडल्ट में प्रेजेंट होता है उसमें 2 चेन अल्फा की और 2 चेन बीटा की होती है। 2 अल्फा और 2 बीटा अपन ने शुरुआत में ही डिस्कस किया। लेकिन फीटस से ही इस तरह से 2 अल्फा और 2 बीटा चेन नहीं बनती। शुरुआत में जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें 2 चेन होंगी जेटा, 2 चेन होंगी एप्सिलिन। फिर जैसे जैसे थोड़ी और एज बढ़ेगी 2 अल्फा की हो जाएगी, 2 एप्सिलिन की हो जाएगी। फिर और थोड़ा और होगा तो 2 जेटा की हो जाएंगी, 2 गामा की हो जाएंगी, 2 अल्फा और 2 गामा की हो जाएंगी। HB एडल्ट की बात करेंगे तो 2 अल्फा और 2 डेल्टा की HbA2 कहलाएंगी और 2 अल्फा और 2 बीटा जो होती है वो हमारी HbA1 कहलाती हैं, ठीक। अब इनको अपन याद कैसे करें? तो याद करने के लिए अपन इसका एक ट्रिक याद कर सकते हैं। ट्रिक के थ्रू, ट्रिक देखें आप, ट्रिक जो है वो ZEAE ZGAG ADAB, ये आपको टेबल में आखिरी तरफ से दिख रहा है। ZEAE
ZG, AG, AD, AB। इस ट्रिक के माध्यम से अपन हीमोग्लोबिन में कौन कौन सी चेन प्रेजेंट है वो आप याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें की जरूरत पड़ेगी ये ट्रिक को के थ्रू आपको हीमोग्लोबिन याद करने के लिए। दो चीजें कौन कौन सी हैं भाई अपनी? पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले हीमोग्लोबिन का जो सीक्वेंस है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में सबसे पहले आपको सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। सबसे पहले अपन गोवर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर HB पोर्टलैंड, फिर HBF रखेंगे, फिर HbA2 रखेंगे, फिर HbA1 रखेंगे। उसके बाद में फिर आप ये ट्रिक लगाओगे एक, है ना, तब ये ट्रिक के माध्यम से आप इनके ग्लोबिन की चेन कौन कौन सी होती है वो आपकी निकल सकती है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं जिनके माध्यम से अपन सॉल्यूशन निकालते हैं, ये ट्रिक आपका काम होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो शुरुआत में जो 10 मिनट का टाइम मिलता है ना, दूसरे जो बच्चे होते हैं जो इधर उधर देखते रहते हैं, वो 10 मिनट का टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। उन 10 मिनट में आपको एक खाली पेपर मिल जाता है। उन 10 मिनट में जितनी भी हमारी ट्रिक इस तरह की बनेंगी, बहुत सारी ट्रिक बनने वाली हैं, बहुत सारी ट्रिक अपन पहले भी अपन ने कुछ पोएम वगैरह भी पढ़ी हैं। रात थारी रानी को पेंट पराया, बाई फोकट को ऐसे करेगी नहीं, है ना। इसी तरह से बहुत सारी ट्रिक अपन ने पहले भी पढ़ी है, बहुत सारी आगे भी पढ़ने वाले हैं। जितनी भी अपन ट्रिक पढ़ रहे हैं उनको सबको आप अलग से लिख के रख लो। एग्जाम में जब आप जाओगे तो सबसे पहले 10 मिनट में आप सारी जो ट्रिक हैं उनको आप पहले ही ब्लैंक पेपर में लिख दो। जहां से भी क्वेश्चन बना, जिस ट्रिक से भी क्वेश्चन बना, तो आप झट से उस ट्रिक को खोलकर देखो कि उससे हमारा आंसर कैसे निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट हमें मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, और 1 मिनट में हम ये ट्रिक लिख लें, ट्रिक के थ्रू फिर ये सॉल्यूशन बना लें, और सॉल्यूशन बनाकर फिर हम उनके आंसर निकालोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ट्रिक अगर आप यूज करते हैं तो ट्रिक के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप जितनी भी ट्रिक याद कर रहे हैं तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में जितनी भी ट्रिक है वो पहले से ही जाके लिख लो। जब भी क्वेश्चन अगर किसी भी ट्रिक से आ रहा है तो झट से आप उस ट्रिक को खोलो, फिर आराम से उसको निकाल लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहले से ही लिख सकते हैं अपन, बहुत बढ़िया लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। ब्लैंक पेपर अपन को मिलता है, उसमें अपन ट्रिक वगैरह या कोई भी सॉल्यूशन वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिक अपनी थोड़ा सी अपन इसको बना भी सकते हैं। ZEAE, ZG, AG और AD, AB को कैसे बना सकते हैं आप? इसको बनाने के लिए अल्फाबेट में सबसे आखिरी का वर्ड होता है हमारा Z। मैं एक बार क्लियर कर दूं फिर लिखूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। Z सबसे आखिरी का वर्ड होता है और A हमारा सबसे पहला वर्ड होता है। ठीक है, इसको आप 2 बार लिख लो, ZA और ZA। ठीक है, अब ऊपर के जो Z था और A था, इसमें आप दोनों में E लगा दो, और नीचे वाली जो ZA है उसमें आप G लगा दो। तो आपके ट्रिक क्या बन जाएगी? ZEAE और ZGAG। ठीक है, बाकी के नीचे जो 2 है वो तो बड़े सिंपल होते हैं हमारे, AD और AB। इनसे निकल कैसे रहा है भाई, नाम कैसे निकल रहा है अपन वो भी देखते हैं। ZE का मतलब है, Z का मतलब है जेटा की चेन, और E का मतलब है एप्सिलॉन की चेन। इसी तरह से AE का मतलब है अल्फा की चेन और एप्सिलॉन की चेन। ZG का मतलब है जेटा की चेन और गामा की चेन। AE का मतलब है, AG का मतलब है अल्फा और गामा की चेन। ADB का मतलब है अल्फा और डेल्टा की चेन। और AB तो फिर हमारी सबसे नॉर्मल और कॉमन है, अल्फा और बीटा की चेन। ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से आप हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल वेरिएंट होते हैं, हीमोग्लोबिन की जो 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप में ग्लोबिन की चेन किस तरह से प्रेजेंट होती है वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हेमलता ने लिखा कि दिनेश सर के अभी MCQ PDF नहीं मिल रहे हैं। तो हेमलता, दिनेश सर की अभी क्लास हो ही नहीं रही है, अभी आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे होगे कुछ दिनों से, तो आपको मालूम नहीं होगा। दिनेश सर का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका एक छोटा सा एक ऑपरेशन होने वाला है, तो फिलहाल उनकी क्लास हो नहीं रही है, तो उनके PDF भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, चलो रोल नंबर बस लिख लीजिए। हाँ, रोल नंबर लिखने के बाद आप ट्रिक लिख सकते हो। शारदा ने बिल्कुल सही लिखा। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन के वेरिएंट को अपन निकाल सकते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन वेरिएंट के अलावा कुछ जो वेरिएंट होते हैं वो एबनॉर्मल भी होते हैं। अब देखो, नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों में क्या अंतर है? अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन वेरिएंट है तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे दूसरे हीमोग्लोबिन करते हैं। जैसे हमारा एडल्ट का हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो चाहे जेटा की चेन हो, चाहे एप्सिलॉन की चेन हो, चाहे गामा की चेन हो, चाहे डेल्टा की चेन हो, कोई भी चेन अगर है तो वो चेन ऑक्सीजन को कैरी करेंगी, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। जेटा की गामा की चेन जो चेन है
वो ऑक्सीजन को कम ले जा पाए, है ना। और हमारी जो अल्फा बीटा वाली होती है वो ऑक्सीजन को ज्यादा ले जाती है ना। एक ये रीजन भी होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनका हीमोग्लोबिन आपने देखा होगा 15, 16, 18 तक भी हीमोग्लोबिन उनमें प्रेजेंट होता है। तो उसका एक रीजन यही है कि उनमें जो ग्लोबिन की चेन प्रेजेंट होती है वो एप्सिन और डेल्टा गामा ये चेन होती है, वो जो होती है वो ऑक्सीजन को कम कैरी कर पाती है। तो ऑक्सीजन कम कैरी करने की वजह से ज्यादा हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है और ज्यादा हीमोग्लोबिन की वजह से उनका हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। और जैसे ही बर्थ होता है तो बर्थ होने के बाद फिर वो अल्फा बीटा चेन बनने लगती है, अल्फा बीटा चेन बनती है तो अपने आप फिर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो अपन ने नॉर्मल हीमोग्लोबिन वेरिएंट डिस्कस कर लिए। इसी तरह से हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मल वेरिएंट भी हो सकते हैं, कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी। एबनॉर्मल जो होते हैं वो भी 6 टाइप के होते हैं, है ना। अपन अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल तरीके से भी 6 तरह के होते हैं और एबनॉर्मल तरीके से भी 6 तरह के होते हैं ना। कभी आपसे कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन कितने तरह के होते हैं तो आपको जवाब क्या देना है। टोटल जो हीमोग्लोबिन के टाइप होते हैं वो 12 होते हैं, इसमें 6 जो होंगे वो नॉर्मल टाइप होंगे, 6 जो होते हैं वो एबनॉर्मल टाइप होते हैं। तो नॉर्मल तो अपन ने अभी देख लिए, एबनॉर्मल अपन देखते हैं। एबनॉर्मल कौन कौन से हैं भाई अपने। पहला है अपना HbH, HbH, दूसरा है HbS, तीसरा है HbC, चौथा है HbD, पांचवा है HbE और छठवा है HbBAT। इनके जो नाम है बड़े सिंपल से नाम है HbH, HbS, HbC, HbD, HbE, है ना। हो सकता है ना, ज्यादातर जो नंबरिंग नाम होते हैं, नामकरण जो होते हैं वो अपने सीक्वेंस में ही साइंटिस्ट लोग रखते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके जो नाम होंगे वो पहले ABCDE रखे गए होंगे, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने देखे होंगे कि भाई इनमें ए में HbA अपना एडल्ट वाला हो गया, है ना। HbB उन्होंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसमें बी में कंफ्यूजन हो सकती कि बी 2 बार हो गया, है ना। तो उन्होंने उसका नाम बदलकर फिर H और S रख दिया होगा। तो अपन इसको कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं भाई, शुरुआत के जो होंगे वो H और S होंगे, इसके बाद में फिर हमारे अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं। अल्फाबेट में हमारा, इसको आप A और B मानोगे तो अल्फाबेट में हमारा अगला कौन सा आएगा, CDE। अब यहाँ पर F ना होकर, F क्यों नहीं है, क्योंकि F जो है वो हमारा फीटस वाला हीमोग्लोबिन होता है, वो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और फीटल वाला हीमोग्लोबिन जो है वो एक नॉर्मल वेरिएंट है, तो उसको अपन को हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने की जगह पर HbF को जब हटाया तो उन्होंने BAT रख दिया। तो याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हो भाई, एबनॉर्मल वाले जो हीमोग्लोबिन वेरिएंट होते हैं वो होने को तो पहले उन्होंने ABCDEF करके रखे होंगे 6 के नाम, लेकिन फिर बाद में उनको नाम चेंज करने पड़े और A और B का नाम जब उन्होंने चेंज किया तो उनका नाम H रख दिया और S रख दिया। बाकी CDE तो ऐसे ही रहने दिए, F वाले को उन्होंने बदल के नाम BAT कर दिया। तो ऐसे करके अपने 6 हीमोग्लोबिन वेरिएंट हमारे एबनॉर्मल वाले होते हैं। क्या है भाई इनमें अंतर, अपन देखते हैं। एबनॉर्मल वेरिएंट ये किस तरह से बनते हैं। HbH जो होता है इसमें टेट्रामर की चेन होती है बीटा की। नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारा कैसा था, 2 अल्फा की चेन होती है और 2 बीटा की चेन होती है। लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि चारों जो चेन है वो बीटा की ही हो, अल्फा की चेन हो ही ना, तब जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो हमारा HbH कहलाता है। HbH है ना, इसमें बीटा की जो चारों चेन होती है वो बीटा की हो जाती हैं। अब देखो हीमोग्लोबिन में जब कोई भी एक चेन नहीं बन पाए तो हम उसको थैलेसीमिया कहते हैं। उसके लिए जो मेडिकल टर्म है वो है थैलेसीमिया। अगर अल्फा की चेन नहीं बन पा रही है तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा की चेन नहीं बन पा रही है तो बीटा थैलेसीमिया। अब यहाँ पर अपन HbH की बात करें तो यहाँ पर चारों जो चेन है वो कैसी हैं, बीटा की चेन है। इसका मतलब हम जब इसे मेडिकल टर्म में बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। मतलब इस तरह का जो हीमोग्लोबिन है वो अल्फा थैलेसीमिया की कंडीशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीपक ने लिखा वेरी नाइस ट्रिक सर, याद हो गई, बहुत बढ़िया दीपक। HbS जो होता है इसमें 6वें नंबर का जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसको चेंज कर देगा विलाइन। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन
में जो ग्लोबिन चेन है वो प्रोटीन की बनी है। और प्रोटीन में बना कैसे होता है? प्रोटीन बना होता है कुछ इस तरह से, एक अमीनो एसिड से दूसरा जुड़ा है, दूसरे से तीसरा जुड़ा है, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठवां, छठवे से सातवां, इस तरह से एक माला के थ्रू, जैसे हम माला पहनते हैं गले में, है ना, तो गले में जो माला है उसमें मोतियों को आप अमीनो एसिड मान लो, है ना, और जुड़ी जब वो है, वो एक धागे से जुड़ी है, उसको आप एक लिंकेज करके एक उसकी जब सीरीज मानोगे तो उसको अपन एक प्रोटीन मान सकते हैं ना। ये जो चेन है वो हमारी प्रोटीन की चेन कहलाएगी। तो अब पहला अमीनो एसिड मतलब पहला हमारा मोती का दाना, दूसरा का मोती का दाना, तीसरा दाना, चौथा दाना, है ना, इस तरह से जितने भी हैं ये अमीनो एसिड हैं, है ना। तो ये अमीनो एसिड में पहला अमीनो एसिड कुछ और होगा, दूसरा कुछ और होगा, तीसरा कुछ और होगा, कुछ जो होंगे वो रिपीट भी होंगे। तो अपन सारे के सारे 141 हैं उन पे अपन डिस्कशन नहीं करते हैं, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पे अपन फोकस करेंगे। तो 6वें नंबर का जो अमीनो एसिड होता है, 6वें नंबर, इस जो माला है इसमें माला में 6वें नंबर का जो मोती होगा उसका मोती का नाम है ग्लूटामिक एसिड। मतलब ग्लोबिन की जो चेन है उसमें 6वें नंबर का जो अमीनो एसिड है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। अगर किसी वजह से, किसी डिसऑर्डर की वजह से ग्लूटामिक एसिड हट जाए और उसकी जगह पर विलाइन अमीनो एसिड जुड़ जाए, तब जो हीमोग्लोबिन बनेगा उसे हम HbS कहेंगे। और HbS की कंडीशन में क्या होगा, आरबीसी जो होती है वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये वाला जो हीमोग्लोबिन है वो सिकल सेल एनीमिया में प्रेजेंट होता है। और अपन ये मान सकते हैं कि भाई यहां पर जो एस रखा था वो एक्चुअली सिकल सेल की वजह से ही रखा था, क्योंकि सिकल सेल टाइप की हो जाती है सेल, इसलिए HbS उन्होंने रख दिया। मतलब जब उन्होंने बी को हटाया तो बी की जगह पर उन्होंने एस रख दिया। और एस कहां से रखा उन्होंने, सिकल्स बर्ड जो है वहां से उन्होंने उठाकर यहां पर एस रख दिया। ठीक है, आगे बढ़े अपन। अगर इसी 6वें नंबर का ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस अगर लाइसिन कर दे, अगर लाइसिन कर देता है तो इस तरह का जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो HbC कहलाएगा। और HbC वाला जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें भी आरबीसी सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इस तरह का जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम कूली हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कूली हीमोग्लोबिन में भी आरबीसी सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई। आगे अपन देखें 121 HbD जो होता है, इसमें 121 नंबर का जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसको रिप्लेस कर देता है ग्लूटामिन। अगर 121वें नंबर का अमीनो एसिड है, अब देखो एक चीज अपन को समझ में आ रही है कि ग्लूटामिक एसिड एक कमजोर मोती है, ये बार बार टूट जाता है, बार बार टूट के इसकी जगह पर कोई दूसरा मोती जुड़ जाता है ना। अपने घर में एक सदस्य ऐसा होता है जो बहुत कमजोर होता है ना, इसी तरह से इस माला में एक कमजोर कड़ी है ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड जहां जहां पर भी है वो दूसरे अमीनो एसिड उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर 6वें नंबर पे रिप्लेस कर रहा है तो ब्लाइन ने अगर किया तो HbS है, अगर लाइसिन ने रिप्लेस कर दिया तो HbC कहलाएगा। अगर 121वें नंबर 121 नंबर के ग्लूटामिक एसिड को अगर ग्लूटामिन रिप्लेस कर दे तो ये हमारा हीमोग्लोबिन कहलाएगा HbD। और HbD जो होता है वो अपन देखते हैं तो ज्यादातर पंजाबी पॉपुलेशन में इस तरह का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर 26वें नंबर के ग्लूटामिक एसिड को लाइसिन रिप्लेस कर दे, अब देखो लाइसिन हमारा यहां पर भी आया था, लाइसिन अगर 6वें नंबर को करता है तो HbC बनता है, अगर 26वें नंबर को करता है तो HbE बनता है। ठीक है, तो HbE में क्या होगा, 26वें नंबर का ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है लाइसिन से। और इस तरह का जो हीमोग्लोबिन होता है ये बंगाली पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है, बंगाल के लोगों में इस तरह का हीमोग्लोबिन ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, आखिरी अपना आता है HB बाट। आज भी HB बाट क्या होता है भाई, अगर चारों ही चेन जो हो वो गामा चेन हो, ना अल्फा हो ना बीटा हो, ना दोनों ही तरह की अगर चेन नहीं है और उसकी जगह पर अगर गामा चेन प्रेजेंट है चारों के चारों, तो इस तरह का जो हीमोग्लोबिन होगा इसको हम HB बाट कहते हैं। और HB बाट जो होता है वो भी हमारा थैलेसीमिया ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें ना तो अल्फा चेन है, इसमें अल्फा चेन की भी कमी है, बीटा चेन की कमी है ना। देखो अगर सिर्फ अल्फा चेन की कमी है, बीटा चेन प्रेजेंट है तो हमारा अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगा। अगर बीटा चेन की कमी है और अल्फा है तो इसको हम बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। लेकिन दोनों ही चेन की कमी है तो हम फिर इसको नॉर्मल अपने थैलेसीमिया वर्ड से इसको
डोमिनेट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हमारे दो तरह की हीमोग्लोबिन वेरिएंट, पहला हमारा नॉर्मल, दूसरा एबनॉर्मल। अगले आते हैं अपन डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव क्या होते हैं भाई? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन में कभी कभी ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन में स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंट नहीं होता। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है अल्फा बीटा या चेन का, उस स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफरेंट ना हो लेकिन उसमें कुछ और जुड़ जाए तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन थोड़े से अलग लेवल का हो जाता है, तो उसको हम उसका हीमोग्लोबिन का डेरिवेटिव बोलते हैं। और डेरिवेटिव में कौन कौन से डेरिवेटिव हैं वो अपन देखते हैं। पहला अपना मैथमोग्लोबिन। मैथमोग्लोबिन जो होता है वो 1% प्रेजेंट होता है। ये किसी भी टॉक्सिक मटेरियल केमिकल की वजह से मैथमोग्लोबिन बन सकता है। दूसरा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। आर्टरी में जो हीमोग्लोबिन सर्कुलेट होते हैं वो सारे के सारे ज्यादातर मात्रा में ऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं। ज्यादातर मतलब कितनी मात्रा? 95%। ये जो अपन परसेंट की बात कर रहे हैं ये आर्टरी वाले ब्लड की बात कर रहे हैं। आर्टरी वाले ब्लड में 95% जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। और 5% से भी कम हीमोग्लोबिन जो होता है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। हमारी जो आरबीसी होती हैं वो लंग्स से तो ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं सारे टिश्यू तक, और जब वापस लौट के आती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाती हैं, है ना। और अगर अपन सिर्फ आर्टरी वाले ब्लड की बात कर रहे हैं तो आर्टरी वाले ब्लड में 95% जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, मतलब ऑक्सीजन को ले जाने वाले हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। और 5% से भी कम हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा, उसको हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही है तो उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से कहते हैं। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो 0.16% का होता है। देखो डीऑक्सी और कार्बोक्सी दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ खाली खाली हीमोग्लोबिन चल रहा है तो उसको हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कह सकते हैं। अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही जुड़ा है तो उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। और एक नॉर्मल पर्सन में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.16%। ऐसे लोग जो स्मोक करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन लोगों में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब उनके आर्टरी में भी बहुत सारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता रहता है। कितना परसेंटेज में? नॉर्मल जो स्मोकर होते हैं उनमें 4% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आर्टरी वाले ब्लड में। अगर 4% से ज्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो फिर पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। और जब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का जब लेवल बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को अपन मेडिकल टर्म में साइनोसिस कहते हैं। 16% से ज्यादा अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो पेशेंट को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, उसके चक्कर आने लगेंगे या बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन को अपन साइनोसिस कहते हैं, ठीक है। कपिल ने एक लिखा है कि सर अगर चारों ही चेन बीटा की हो तो वो अपना अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा कपिल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना आते हैं डिग्रेडेशन पे। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन टूटेगा तो कैसे टूटेगा? अगर ये हीमोग्लोबिन टूटता है तो टूटने पे क्या क्या निकलेगा भाई? जो जो चीजों से बना है उसको आप अलग अलग कर दोगे। क्या क्या चीजें थी हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर? एक ग्लोबिन की चेन थी, चार जो चेन थी वो ग्लोबिन की थी। तो ग्लोबिन की जो चेन होती है वो तो अलग हो जाएंगी, वो तो प्रोटीन है। वो प्रोटीन तो ऐसा होता है जो बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की, कुछ ना कुछ उसके दूसरे कैरियर प्रोटीन बन जाएंगे या स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन बन जाएंगे। ग्लोबिन दूसरी जगह पर ग्लोबिन प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो ग्लोबिन प्रोटीन जब अलग होगा तो उसके फिर बॉडी जो होती है वो यूटिलाइज कर लेती है। मेन अपना आता है इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप में। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में अपना क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप में दो चीजें होती हैं, पहला होता है आयरन और दूसरा होता है पोरफायरिन की रिंग। ये क्या होता है भाई? इसको अपन थोड़ा एक बार फिर से डायग्राम को समझते हुए चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये हमारा डायग्राम था हीमोग्लोबिन का। इस डायग्राम में आप बीच में जो हीम पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को थोड़ा और डिटेल में आप देखोगे हीम पार्ट को, तो हीम पार्ट कुछ इस तरह से होता है। एक जो बीच में होता है वो आयरन होता है, आयरन का मॉलिक्यूल होता है, और इस आयरन के मॉलिक्यूल में चारों तरफ एक रिंग होती है। ये जो रिंग होती है इसको हम
इसकी पोरफायरिन की रिंग कहते हैं, है ना। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, कैसे ध्यान रख सकते हो उसका, जैसे अपने ग्रह में शनि ग्रह होता है, शनि ग्रह कुछ इस तरह से होता है ना भाई, है ना। तो बीच में रहता है आयरन और चारों तरफ एक रिंग होगी, इस रिंग को अपन कहेंगे पोरफायरिन की रिंग, है ना। तो ग्लोबिन की चेन जब अलग हो जाती है तो हीमोग्लोबिन से फिर क्या निकला, ये दोनों चीजें, है ना, दोनों चीजें जब अलग अलग होंगी तो एक तरफ निकलेगा हमारा आयरन और दूसरी तरफ हमारी जो चेन निकलेगी, वो चेन निकलेगी तो वो हमारी निकलेगी पोरफायरिन की रिंग, पोरफायरिन की रिंग, है ना। तो हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो हीमोग्लोबिन टूटने से ये दो चीजें बाहर निकल के आ जाएंगी, दो चीजें कौन कौन सी बाहर निकल के जाएंगी, एक तो हमारा आयरन का मॉलिक्यूल निकल के जाएगा और दूसरा पोरफायरिन की रिंग निकल के जाएगी, एक आयरन दूसरा पोरफायरिन की रिंग। आयरन जो होता है वो फेरिटिन में कन्वर्ट हो जाता है और फेरिटिन में कन्वर्ट होने के बाद ये लीवर में स्टोर हो जाएगा, जबकि पोरफायरिन वाली जो रिंग है वो पहले बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगी और बिलीवर्डिन के बाद में वो आगे बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जब अपन लीवर पढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा अपन ने पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था लीवर में, कि हीमोग्लोबिन जब टूटता है स्प्लीन में तो वहां से बिलिरुबिन बनता है। तो बिलिरुबिन यहाँ पर कैसे बनता है वही अपन को समझना पड़ेगा। बिलिरुबिन सिर्फ और सिर्फ पोरफायरिन की रिंग से ही बिलिरुबिन बनता है, बाकी की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी यूटिलाइज हो जाएंगी। मतलब अगर अपन देखें तो हीमोग्लोबिन में सिर्फ एक पोरफायरिन की रिंग ऐसी होती है जो किसी काम की नहीं होती। पोरफायरिन की रिंग को छोड़कर जितनी भी कंटेंट है, जैसे ग्लोबिन की चेन है, वो अपनी बॉडी में अदर जगह यूज हो जाएगा। आयरन का जो मॉलिक्यूल है वो अदर जगह यूज हो जाएगा, अदर जगह मतलब दूसरी बार अगर हीमोग्लोबिन बनेगा तो उसका यूज हो जाएगा। तो आयरन जो होता है वो फेरिटिन के रूप में स्टोर हो जाएगा और पोरफायरिन की जो रिंग होती है वो पहले बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होती है, बिलीवर्डिन के बाद में आगे जाके वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगी। बिलिरुबिन को फिर अपना लीवर जो होता है वो कॉन्जुगेट करता है और अपने स्टूल और यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है। मनु ने लिखा है कि सर स्टोर नहीं होती क्या पोरफायरिन की रिंग, बिल्कुल नहीं होती है मनु, पोरफायरिन की रिंग स्टोर नहीं होती, उसके अलावा हमारी जो आयरन होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने एलएफटी में बताया था बिल्कुल। प्रियंका ने लिखा है सर जो डोनेशन देंगे उनमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पर्सन है या नहीं है। प्रियंका, डोनर के लिए ये टेस्ट कंपलसरी नहीं होता कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पता करने के लिए, फिर अदर टेस्ट होते हैं अपने एबीजी, एबीजी एक टेस्ट होती है आर्टेरियल ब्लड गैस, ये अपन ने पढ़ा नहीं है वैसे। आर्टरी में अपन ब्लड गैस कितनी परसेंटेज में है वो अपन पता करते हैं एबीजी के थ्रू, है ना। तो एबीजी के थ्रू अपन ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है, ठीक। चलो बिलिरुबिन को एल्ब्यूमिन कैरी करता है, बिल्कुल बिल्कुल सही दीपक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई अपन। तो ये अपन ने सारा का सारा इसका थ्योरी पार्ट पढ़ा कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉर्मल कौन कौन से होते हैं, एबनॉर्मल कौन कौन से होते हैं, डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, टूटता है तो वो किस तरह से टूटता है। अब इसके अपन क्लिनिकल पार्ट पे चलते हैं कि हीमोग्लोबिन का जब अपन टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट की मेथड कौन कौन सी होती है, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन की अपन टेस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की करीब 5-6 मेथड हैं, उसमें अपने लिए जो कॉमन है सबसे अच्छी हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अपनी साइली वाली मेथड, इसको अपन एसिड हेमेटिन मेथड भी बोलते हैं। साइली वाली मेथड से हीमोग्लोबिन लगाने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको अपन साइली हीमोग्लोबिनोमीटर कहते हैं। और इसमें अपन हीमोग्लोबिन लगाने के लिए क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन लगाने के लिए हमारे पास इसमें एक अलग से क्यूबेट होता है, उस क्यूबेट में अपन क्या करेंगे, उस क्यूबेट में एसिड हेमेटिन बनाएंगे। एसिड हेमेटिन बनाने के लिए क्या करते हैं अपन N/10 HCl लेंगे, N/10 HCl में अपन थोड़ा सा ब्लड ऐड करते हैं, ब्लड ऐड करने के बाद वो एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड हेमेटिन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है और ब्राउन कलर को हम इस कंपैरेटर से मैच करके देख लेते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है ना। मैंने बिल्कुल छोटे से शब्दों में इसकी पूरी प्रोसेस आपको समझाई, ये पूरी प्रोसेस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है साइली से हीमोग्लोबिन लगाना, क्योंकि इसकी देखो जितने भी ये टेक्निकल पार्ट के प्रैक्टिकल पार्ट के क्वेश्चन होते हैं
ये प्रैक्टिकल पार्ट के क्वेश्चन हमसे तभी ज्यादा अच्छे से बनते हैं जब हमको नॉलेज हो कि किस तरह से करते हैं। जैसे सायली से हम हीमोग्लोबिन कैसे लगाते हैं, अगर ये आपने कभी तक आज तक कभी सायली से हीमोग्लोबिन नहीं लगाया तो इससे इसका जो टेस्टिंग पार्ट है वो पढ़ने में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप एक दो बार अगर आप लगा के कहीं पे देख लोगे तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे आराम से बन जाएंगे, है ना। तो एक बार पर फिर भी अपन प्रोसेस को देख लेते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को अपन N/10 के द्वारा एसिड हेमेटन में कन्वर्ट करते हैं। N/10 में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में अपन N/10 ले लेते हैं, थोड़ी सी मात्रा में, लगभग 2 ml, और उसमें फिर ब्लड को ऐड करते हैं। तो वो ब्लड जो होता है वो उसमें हीमोग्लोबिन एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड हेमेटिन ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाता है, और ब्राउन कलर का कंपाउंड जितना ज्यादा होगा मतलब पेशेंट का हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा है। तो डाइल्यूट कर करके हम उसको कंपरेटर से मैच करते हैं। अगर कंपरेटर से जब मैच हो जाता है तो जितना जो लेवल होता है वो उसका हीमोग्लोबिन कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है ये ज्यादा अच्छी मेथड नहीं मानी जाती, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या डिसएडवांटेज हैं, इसमें मैथमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फे हीमोग्लोबिन, ये सारे जो होते हैं वो कन्वर्ट नहीं होते। मतलब इसमें हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू आती है वो थोड़ी कम आती है, लगभग 1% वैल्यू इसमें कम आती है। किसी का अगर हीमोग्लोबिन 10 है तो इसमें जब अपन लगाएंगे तो 9 आएगा। क्यों 9 आएगा, क्योंकि मैथमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फेनो हीमोग्लोबिन, ये सारे जो होते हैं वो इसमें कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डाई से ही अपन इसमें मेडिसिन देख सकते हैं, सही लिखा है आपने, ठीक है। 20 माइक्रोलीटर के 2 मार्क तक N/10 लेते हैं। बहुत बढ़िया दीपक, सही लिख रहा है आप। 2 ml नहीं, मैंने शायद 2 ml बोल दिया था। 20 माइक्रोलीटर तक हम उसमें N/10 लेते हैं। दूसरी हमारी मेथड है एल्कलाइन हेमेटिन। एल्कलाइन हेमेटिन सेम इसी की तरह है, साइली की तरह, बस अंतर इतना है कि N/10 की जगह पर हम यहाँ पर N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। यहाँ पर अपन एल्कलाइन हेमेटिन कर रहे हैं, एल्कलाइन हेमेटिन बना रहा है, तो अपन को सॉल्यूशन भी एल्कलाइन बना लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अपन N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेते हैं। अब इसका भी एक डिसएडवांटेज है, इसमें फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर छोटे बच्चों में लगाते हैं तो छोटे बच्चों में हीमोग्लोबिन की वैल्यू बहुत कम आती है इस मेथड से। तो साहली भी अपने लिए ज्यादा अच्छी मेथड नहीं है, एल्कलाइन हेमेटिन भी अपने लिए ज्यादा अच्छी मेथड नहीं है। और अपन आगे और देखें कौन कौन सी मेथड अपने लिए हो सकती हैं। अगली अपनी तीसरी है टालक्विस्ट मेथड। टालक्विस्ट मेथड में क्या होता है भाई, टालक्विस्ट मेथड जो होती है वो बड़ी सिंपल सी होती है। इसमें एक ब्लोटिंग पेपर होता है, हमारे पास एक पेपर है, बस पेपर में अपन ब्लड की एक ड्रॉप अगर अपन ने उस पर रख दी तो वो ब्लोटिंग पेपर हो जाएगा रेड कलर का। तो जितना हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है वो उतनी ज्यादा रेड कलर में होगा। हालांकि ये उतना एक्यूरेट वैल्यू नहीं देती, तो ये भी हमारे लिए ज्यादा अच्छी मेथड नहीं मानी जाती टालक्विस्ट। तो लगभग ये तो टालक्विस्ट मेथड अब कहीं पर भी यूज नहीं होती है, सिर्फ अपन को किताबों में पढ़ना रहती है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बता सको, ठीक है। अगली मेथड है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड में क्या होता है भाई, इसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.053। इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी का अपन एक सॉल्यूशन बनाएंगे कॉपर सल्फेट का। इतनी ही क्यों बनाई अपन ने, उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है, हमारा जो ब्लड होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 होती है। एक नॉर्मल पर्सन जिसका हीमोग्लोबिन 12 है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो 1.053 होगी। ये अपन ने कल परसों की क्लास में एक चीज डिस्कस की थी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी ज्यादा होगी वो जब भी अपन उन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो अपन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब अपन ब्लड की 1-2 ड्रॉप डालते हैं तो अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा हुई तो उस कॉपर सल्फेट में वो ड्रॉप डूब जाएगी। अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हुई तो वो डूबेगी नहीं बल्कि ऊपर तैरती रहेगी। तो उससे अपन को कैसे मालूम चलेगा, अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो वो ड्रॉप डूब जाएगी, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो ड्रॉप जो होती है वो तैरती रहती है। और ये वाली जो मेथड है ये बहुत अच्छी मेथड मानी जाती है। तो इसका अपन यूज करते हैं, कहां पर करते हैं इसका यूज, ब्लड बैंक में। बहुत बढ़िया, किरण ने भी आंसर में लिखा, ब्लड बैंक में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेथड यूज करते हैं। इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है कि इसमें ज्यादा टाइम लगता ही नहीं। कोई डोनर आया उसका 1 ड्रॉप अपन कॉपर सल्फेट में डाल के देख लो, अगर वो डूब गई इसका मतलब उसका हीमोग्लोबिन अच्छा है। अब देखो इसका
डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन की एक वैल्यू अपन को मालूम नहीं चल रही, अपन को सिर्फ इसका क्वालिटेटिव टेस्ट अपन इसको मान सकते हैं, अपन को ये मालूम चलता है किसी भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल है या नहीं, ऐसा तो नहीं उसका हीमोग्लोबिन कम हो, ठीक है, वो अपन पता करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड का यूज करते हैं। अगली मेथड है हमारी हेल्डन मेथड, इसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मेथड भी कहते हैं, और इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। हालांकि हेल्डन मेथड भी अब यूज नहीं होती, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादातर जगह पर यूज होती है, एसिड हेमेटिन भी कहीं कहीं पर सायली मेथड जो है वो आज भी कई जगह पर यूज हो रही है। आगे चलते हैं अपन, अगली मेथड है हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में लिक्विड अमोनिया लेते हैं अपन, लिक्विड अमोनिया में जब अपन ब्लड मिक्स करेंगे तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होकर वो कितना कन्वर्ट हो रहा है उसके थ्रू अपन देख सकते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है। ये वाली जितनी जो कुछ कुछ मेथड है, जैसे एल्कलाइन हेमेटिन हो गई हमारी, टालकोस्ट हो गई है हमारी, हेल्डेन हो गई है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गई है, इनका अपन रूटीनली यूज नहीं करते, आपको सिर्फ इनकी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई इस तरह की भी कोई मेथड होती है। अपने लिए जो सबसे इंपोर्टेंट मेथड है वो अब आने वाली है, साइन मैथमोग्लोबिन मेथड, सबसे अच्छी गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड मानी जाती है हीमोग्लोबिन के लिए। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया कि हीमोग्लोबिन के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, तो वो हम साइन मैथमोग्लोबिन मेथड को मानते हैं, सबसे मोस्ट एक्यूरेट और प्रेफर्ड मेथड ये मानी जाती है। इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो ड्रपकिंस रिएजेंट यूज करते हैं, और किस तरह से इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो पोटेशियम फेरिसाइनाइड के द्वारा मैथमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आगे चल के ये पोटेशियम साइनाइड द्वारा साइनोमैथमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये साइनोमैथमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा, है ना, तो एक ब्राउन कलर का पिगमेंट बनाएगा, तो उसका कलर की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, हीमोग्लोबिन का मात्रा जो होगी वो भी उतनी ज्यादा होती है। तो कैलोरीमीटर पर हम इसको फिर नाप के, कैलोरीमीटर पे इसको मेजर करके कितने मेजर 540 नैनोमीटर, 540 नैनोमीटर के फिल्टर पर मेजर करके हम देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी है। और कैलोरीमीटर जो होता है वो हमने पढ़ाई है पहले, बियर्स एंड लंबार्ट्स लॉ पे फॉलो वर्क करता है। कैसे, अगर इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो वैल्यू भी ज्यादा आएगी, अगर इंटेंसिटी कम हुई तो वैल्यू भी कम आएगी, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हीमोग्लोबिन, बहुत अच्छा टॉपिक है हीमोग्लोबिन, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% एक आध क्वेश्चन हीमोग्लोबिन के ऊपर जरूर बनता ही है हर बार के एग्जाम में। कभी कोई एक आध एग्जाम कोई ऐसा हो जिसमें नहीं आया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से, एक एक सिंगल पॉइंट को भी आप नहीं छोड़ना है, आपको अच्छे से कवर करना है। सीबीसी मेथड में कौन सा होता है मेथड, सीबीसी की मशीन में, ये एक स्टूडेंट का मेथड है। धनुष ने पूछा है कि सीबीसी की मशीन में कौन सा मेथड यूज होती है धनुष अपन ऑटोमेशन वाला चैप्टर को अलग डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप छोड़ के रखो, है ना। जो चीज अपन पढ़ रहे हैं, जो चीज जो टॉपिक अपना चल रहा है उसी में ही कोई डाउट आप पूछा करो, ज्यादा आगे आप मत भगा करो भाई, है ना। जो थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं उसको ही अपन डिस्कस करेंगे, ऑटोमेशन को अपन अलग से डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक पूरा अपना ऑटोमेशन पे ही होने वाला है, उसमें अपन मेथड भी पढ़ेंगे, किस तरह से डिटेक्ट होता है वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो जयप्रकाश ने लिखा है कि सर अगर सायली और साइन मैथ दोनों ऑप्शन में आए तो कौन सा सही रहता है। साइन मैथ ज्यादा अच्छी मेथड है जयप्रकाश, सायली अपनी अच्छी मेथड है लेकिन एक्यूरेट नहीं है वो। साइनोमैथमोग्लोबिन हमारी मेथड सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होती है, ठीक। पुतिन ने लिखा सर हीमोग्लोबिन में आयरन फ्यूरिक में प्रेजेंट होता है या फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चलो पुतिन, इसको अपन कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। रेशमा, हीमोग्लोबिन की टोटल 7 टाइप मेथड होती हैं या 5 ऑप्शन में आए तो। मेथड और भी है रेशमा, जो कॉमन है वो अपन ने डिस्कस कर ली, इसके अलावा 2-3 और भी हो सकती हैं, लेकिन उसको जरूरत नहीं है आपको पढ़ने के लिए, इतनी ही आप पढ़ो सफिशिएंट है। सर दोनों में से जल्दी काम कम टाइम में कौन सा होता है।
कम टाइम में तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड सबसे कम टाइम में होगी भाई। शेखर ने कहा फेरस फॉर्म में होता है, बढ़िया शेखर, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो स्टूडेंट ही आप लोग ही खुद आंसर दे देते हो। फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, है ना। कल भी अपन और थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसको। चलो तो आज के लिए बस इतना ही भाई। कल मॉर्निंग में अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नींद आने लगी, मैं भी थक गया हूँ भाई। हाँ नींद आने लगी, क्यों बहुत बहुत अभी वर्कलोड बहुत ज्यादा है। चलो तो गुड नाइट, मिलते हैं अपन कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए जय हिंद।